हेलो गाइस, वेलकम टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर वीडियो लेक्चर सीरीज़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 3, जिसका नाम है कंट्रोल यूनिट। लास्ट यूनिट में मैं पढ़ा था यूनिट 2 के बारे में। अगर आपने मेरी लास्ट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इंस्ट्रक्शंस के और उनका पर्पज़ क्या होता है। तो इंस्ट्रक्शंस बेसिकली कुछ कमांड्स होते हैं जो हम प्रोसेसर को देते हैं ताकि वो एक टास्क को परफॉर्म कर पाए। ठीक है, इसका मतलब हमारा इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन एक कमांड है जो हम प्रोसेसर को दे रहे हैं ताकि वो हमारा कोई भी टास्क को परफॉर्म करे। इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या होता है। इंस्ट्रक्शन जो है हमारा, उसका बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ओपी कोड और एक होता है ऑपरेंड। ऑप कोड क्या होता है, ऑप कोड के अंदर हमारा जो भी टास्क हमको परफॉर्म करना है वो आता है, और ऑपरेंड के अंदर हमारा जिस भी डेटा को हमें ऑपरेट करना है वो ऑपरेंड के अंदर आता है। इंस्ट्रक्शन बेसिकली 4 ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करना चाहिए। पहला डेटा ट्रांसफ़र, सीपीयू और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफ़र को परफॉर्म करना चाहिए हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन है। दूसरा है उसके अंदर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं वो डेटा के ऊपर परफॉर्म होनी चाहिए। तीसरा है प्रोग्राम सीक्वेंसिंग एंड कंट्रोल होना चाहिए हमारे इंस्ट्रक्शन के अंदर। और चौथा जो ऑपरेशन है जो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना चाहिए वो है इनपुट आउटपुट ट्रांसफर्स। ठीक है, सो बेसिकली यही हमारा इंस्ट्रक्शन होते हैं। इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट हमने पढ़ लिया और इंस्ट्रक्शन का 4 जो ऑपरेशंस हैं जो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना चाहिए वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली 4 टाइप्स के इंस्ट्रक्शंस होते हैं बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ रेफरेंस एड्रेस। कौन कौन से होते हैं, तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होता है, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होता है, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होता है एंड 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होता है। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होता है। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन जो होता है वो बेसिकली 3 एड्रेस फील्ड का यूज़ करता है ताकि वो स्पेसिफाई कर सके रजिस्टर को। मीन्स इट यूजेस 3 एड्रेस फील्ड टू स्पेसिफाई रजिस्टर। और प्रोग्राम जो इसमें क्रिएटेड होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट होता है। अब आपको इस एक्सप्रेशन को मैं से समझते हैं। मीन्स ये 3 एड्रेस लेता है इंस्ट्रक्शन जो है। एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, कोई भी एक एक्सप्रेशन है x इक्वल्स टू a प्लस बी मल्टीप्लाई c प्लस डी। इसको हमें 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो मान के चलेंगे हमारे पास 2 रजिस्टर है R1 और R2 और m कोई मेमोरी लोकेशन है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक रजिस्टर लेंगे R1, a और b ये चीज़ें हैं। ठीक है, जो हमारे इस एक्सप्रेशन के अंदर है। हमने क्या करा, R1 के अंदर मेमोरी ऑफ a ऐड कर दी मेमोरी ऑफ b। मीन्स ऐड R1 a, b r इक्वल्स टू मेमोरी ऑफ a प्लस मेमोरी ऑफ b। R1 के अंदर क्या किया, a लोकेशन पे जो भी कुछ है और b लोकेशन पे जो भी कुछ है उनको ऐड करके हमने r में क्या कर दिया, हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब ऐड करेंगे R2 क्या करेंगे, मेमोरी लोकेशन ऑफ C और मेमोरी लोकेशन ऑफ D, उन दोनों को ऐड करके R2 के अंदर हमने ट्रांसफ़र कर दिया। फिर हमने करा मल्टीप्लाई। मीन्स ये दोनों ऑपरेशंस तो परफॉर्म हो गए, a प्लस बी और c प्लस डी वाले यहाँ तक। अब क्या करना है हमें, इस जो R1 के अंदर a b प्लस बी आ गया, R2 के अंदर c प्लस डी आ गया, इनको करेंगे मल्टीप्लाई। x मल्टीप्लाई का है, ठीक है, R1 R2 m ऑफ x कोई मेमोरी लोकेशन है, वहाँ पे क्या करना है हमें, रजिस्टर R1 की जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देना रजिस्टर ऑफ R2। तो ये 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन हो गया है अब तक। चलिए अब हम समझते हैं 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस के बारे में। 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो काफ़ी कॉमन होते हैं कॉमर्शियल कंप्यूटर्स के अंदर, क्योंकि ये 2 रजिस्टर्स यूज़ कर रहे होते हैं सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। जैसे हम इस वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं, a प्लस बी मल्टीप्लाई c प्लस डी। उसमें हमने 3 रजिस्टर्स यूज़ किए थे। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, रजिस्टर 1 के अंदर R1 जो रजिस्टर है उसके अंदर a को हमने मूव कर दिया। ठीक है, मेमोरी लोकेशन a से उठा के a के अंदर मूव कर दिया। फिर क्या करेंगे, अब R1 के अंदर क्या चुका है, a का जो भी वैल्यू था R1 के अंदर आ चुका है। उस R1 के अंदर हम b को ऐड करेंगे दोबारा से। अब R1 के अंदर क्या थी, a, फिर दोबारा से क्या किया हमने, b को ऐड कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी का जो भी वैल्यू थी वो आ गई किसके अंदर, R1 के अंदर। अब दोबारा से एक दूसरा रजिस्टर लेंगे R2 के अंदर हमने C को मूव किया, C को R2 के अंदर मूव कर दिया। अब यहाँ पे D है, तो R2 के अंदर अब C आ चुका है, तो D को हमने दोबारा से क्या किया, ऐड कर दिया R2 के अंदर। ऐड R2 D, R2 इक्वल्स टू R2 प्लस डी। मीन्स R2 के अंदर हमने D को ऐड कर दिया। अब हमारे पास R1 और R2 के अंदर क्या क्या आ चुका है, R1 के अंदर हमारे पास a प्लस बी आ चुका है और R2 के अंदर हमारे पास t प्लस डी आ चुका है।
अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे R1 R2 और R1 की। R1 के अंदर हमने क्या स्टोर कर लिया, R2 और R1 का जो भी प्रोडक्ट था वो हमने R1 के अंदर स्टोर कर लिया है। फिर क्या करेंगे, हम मूव करेंगे R1 के अंदर जो भी प्रोडक्ट आया है, जो भी वैल्यू है, उसको हमने X1 के अंदर मूव कर दिया। और हमारे इस वाला जो इंस्ट्रक्शन था उसको हमने टू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में सॉल्व करके दिखा दिया है। गाइज मैं आपसे बोलूँगा अपना क्वांटम जो है वो खोल के बैठिएगा और क्वांटम को देख देख के यहाँ वीडियो को शुरू करिएगा और क्वांटम से पढ़ते रहिएगा साथ के साथ, ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आता रहेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस की। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स का यूज करते हैं डेटा मैनिपुलेशन के लिए। मीन्स इट यूजेस एन इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर, ये इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर का यूज करते हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर का यूज करते हैं डेटा मैनिपुलेशन के लिए। इसका मतलब क्या है इम्प्लाइड का? इम्प्लाइड का मतलब ये है कि सीपीयू पहले से ही जानता है कि एक ऑपरेंड जो है वो एक्यूमुलेटर में है, क्योंकि जब हम वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन को यूज़ कर रहे होते हैं तो एक ऑपरेंड तो हमारा एक्यूमुलेटर के अंदर होता है और दूसरा हमारा रजिस्टर के अंदर होता है। तो ये सारी चीज़ें वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर हो रही होती है। एग्जाम्पल में से समझते हैं, हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है A+B × C+D। AC का मतलब यहाँ पे एक्यूमुलेटर है, M का मतलब यहाँ पे मेमोरी लोकेशन है कोई भी, और MT का मतलब है कोई भी टेम्पररी मेमोरी लोकेशन। ठीक है, इतनी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कोई A नाम का रजिस्टर लिया है, एक्यूमुलेटर से हमने A की मेमोरी निकाल दी है। ठीक है, लोड की हमने A की मेमोरी को, फिर हमने क्या किया, B की मेमोरी को एक्यूमुलेटर में ऐड कर दिया। कोई भी जैसे A की जो वैल्यू थी उसको हमने AC के अंदर लिया, फिर हमने AC के अंदर जो B की वैल्यू है उसको भी ऐड कर दिया। पहले से A के अंदर क्या था, मेमोरी ऑफ A आ चुकी है, ऐड किया। फिर हमने स्टोर किया कोई टेम्पररी लोकेशन को लेके, टेम्पररी मेमोरी लोकेशन को लेके MT को AC की वैल्यू। तो क्या ऑपरेशन हो रहा है, सबसे पहले AC था, AC के अंदर हम क्या किया, A को ऐड कर दिया, AC + A, और AC के अंदर AC + A आ गया। फिर हमने AC के अंदर दोबारा से B को ऐड किया। ठीक है, अब ये जो भी प्रोडक्ट आया इसका, उसको हमने किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे डाल दिया। फिर क्या करेंगे, हम एक दूसरा एक्यूमुलेटर लेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, हमने MC को डाल दिया। कोई दूसरा एक्यूमुलेटर रजिस्टर लेंगे, वहाँ पे हमने C को डाल दिया। फिर अब AC के अंदर C आ चुका है, फिर दोबारा से ऐड करेंगे हम D को। एक और मेमोरी लोकेशन लेंगे, टेम्पररी मेमोरी लोकेशन, जहाँ पे AC के अंदर वैल्यू हो जाएगी C + D की। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हम ये दोनों मेमोरी लोकेशन थी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और स्टोर करेंगे बाद में X के अंदर। ये ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होंगे। प्लीज़ अपनी क्वांटम को खोल के बैठिएगा ताकि आपको इजीली समझ में आता रहे। ठीक है, फिर बात करते हैं हम जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस की। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, कोई भी एड्रेस फील्ड यूज़ नहीं होती है इसके अंदर, क्योंकि ये स्टैक बेस्ड कंप्यूटेशन होती है इसके अंदर, और ये पोस्टफिक्स नोटेशन का यूज़ कर रहा होता है। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर कोई भी एड्रेस फील्ड यूज़ नहीं हो रही है, क्योंकि ये स्टैक बेस्ड कंप्यूटर ही यूज़ करते हैं जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस को, और ये पोस्टफिक्स नोटेशन की हेल्प से ही हो रहा होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी एक एक्सप्रेशन है, हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है x = A + B * C + D। एक ही एक्सप्रेशन से समझाऊंगा तो आप इजीली समझ जाओगे, इसलिए मैंने एक ही एक्सप्रेशन का यूज़ किया है। पोस्टफिक्स मेथड में क्या करेंगे, जो पोस्टफिक्स मेथड तो आपको पता ही होगा, उसमें जो भी ऑपरेटर होते हैं वो ऑपरेंड्स के बाद में आता है। ठीक है, जैसे A B के बाद में प्लस ऑपरेटर आ गया, ऐसे C + D के बाद में प्लस ऑपरेटर आया, और इन दोनों को जो मल्टीप्लाई कर रहा था उसको मैंने लास्ट में लिख दिया। तो ये हमारा पोस्टफिक्स ऑपरेशन में कन्वर्ट हो चुका है। टॉप का मतलब यहाँ पे टॉप ऑफ स्टैक होता है, क्योंकि स्टैक के ऊपर जो भी ऑपरेशन हो रहे होते हैं वो टॉप पे ही हो रहे होते हैं स्टैक के। MX इज एन मेमोरी लोकेशन, और MX कोई मेमोरी लोकेशन है। सबसे पहले क्या किया हमने, A को टॉप पे भेज दिया, पुश A ऑन द टॉप ऑफ A, पुश B ऑन द टॉप ऑफ B। फिर क्या किया, टॉप के ऊपर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया A + B को। तो हमारे अंदर टॉप पे A + B हमारा ऐड हो चुका है। फिर हमने क्या किया, पुश किया C को टॉप ऑफ द C पे, फिर पुश किया D को टॉप ऑफ द D पे, ऐड कर दिया हमने टॉप को C + D में। फिर हमने क्या किया, टॉप को मल्टीप्लाई किया C + D × A + B, और पॉप कर दिया हमने X। पॉप का मतलब रिजल्ट आ चुका है हमारे पास।
रिजल्ट किस में आया, मेमोरी ऑफ एक्स पे, कहाँ से आया, टॉप से आया। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें क्या करना है, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन को दिखाने के लिए फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आपने क्वांटम खोल के बैठे हैं और क्वांटम के साथ साथ पढ़ रहे हैं तो 100% आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करिएगा कैसी लग रही है आपको वीडियो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है और फेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है। कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन साइकिल। किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी कंप्लीट प्रोसेस हो रहा होता है या जो भी प्रोसेसिंग हो रही होती है, उस कंप्लीट प्रोसेस को दिखाने के लिए जो हम एक साइकिल का यूज़ कर रहे होते हैं उसको हम इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं। मीन्स कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन साइकिल। ये एक ऑपरेशनल प्रोसेस होता है कंप्यूटर का। ठीक है, इसके अंदर सारे ऑपरेशंस हो रहे होते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर। इंस्ट्रक्शन साइकिल के बेसिकली 4 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है फैच करना इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से। दूसरा जो फेज होता है वो है डिकोडिंग वाला पार्ट। इसके अंदर हम डिकोड कर रहे होते हैं इंस्ट्रक्शंस को। तीसरा जो पार्ट होता है उसमें क्या करते हैं, हम इफेक्टिव एड्रेस को रीड कर रहे होते हैं मेमोरी से। और चौथा होता है एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। ये बेसिकली 4 फेजेस होते हैं, 4 इंस्ट्रक्शन साइकिल के 4 फेजेस हो रहे होते हैं। इनको आप इस डायग्राम की वजह से भी देख सकते हैं। सबसे पहले कोई भी इंस्ट्रक्शन हमने स्टार्ट किया, ठीक है, उसके बाद हम ये इन चीज़ों से गुजर रहे होंगे। मीन्स फैच इंस्ट्रक्शन, डिकोड इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन और हॉल्ट। सबसे पहले फैच साइकिल वर्क करेगी। फैच साइकिल में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाएगा। फिर डिकोड साइकिल वर्क करेगी। डिकोड साइकिल के अंदर डिकोड होंगे इंस्ट्रक्शन। फिर एग्जीक्यूट साइकिल्स होगी। फिर एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर क्या होगा, एग्जीक्यूट हो रहे होंगे इंस्ट्रक्शन हमारे, और सब कुछ होने के बाद प्रोग्राम हो जाएगा हमारा हाल्ट। ठीक है, अब हम समझते हैं कि फैच साइकिल क्या होती है। देखो, जो भी स्टेप्स हमारी फॉलो हो रहे होते हैं फैच साइकिल के अंदर, वो आप यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है फैच साइकिल के अंदर, फैच साइकिल जो होती है वो फैच करती है हमारे ओपी कोड को मेमोरी लोकेशन से। हमारे ओपी कोड को मेमोरी लोकेशन से फैच कर रही होती है फैच साइकिल। सबसे पहले क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो प्लेस करता है एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन इन विच ओपी कोड इज स्टोर्ड ऑन द एड्रेस बस। प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है कि जिस भी मेमोरी लोकेशन पे हमारा ओपी कोड पड़ा हुआ है उसको एड्रेस बस पे ला के रखना प्रोग्राम काउंटर का काम है। फिर सीपीयू का काम क्या होता है, सीपीयू जो है वो एक रिक्वायर्ड मेमोरी कंट्रोल सिग्नल भेजता है ताकि मेमोरी इनेबल हो जाए ओपी कोड को सेंड करने के लिए। किसके पास, प्रोग्राम काउंटर के पास, ताकि वो उसको एड्रेस बस के ऊपर रख दे। फिर ओपी कोड जो होती है वो जो भी ओपी कोड स्टोर जहाँ भी हो रहा होता है किसी मेमोरी लोकेशन पे, वो डेटा बस के ऊपर उस ओपी कोड को डाल देती है ताकि सीपीयू के पास वो पहुँच जाए। तो फैच साइकिल के अंदर समझिए, सीपीयू ने क्या करा, सीपीयू ने एक मेमोरी कंट्रोल सिग्नल भेजा किसके पास, मेमोरी के पास, ताकि वो ओपी कोड को सेंड कर सके किसके पास, प्रोग्राम काउंटर के पास। अब प्रोग्राम काउंटर क्या कर रहा है, प्रोग्राम काउंटर उस ओपी कोड को उठा के एड्रेस बस पे डाल रहा है, और एड्रेस बस क्या कर रही है, उसको सीपीयू के पास लेके जा रही है। ये बेसिकली फैच साइकिल के अंदर हो रहा है। अब बात करते हैं डिकोड साइकिल की। तो डिकोड साइकिल में क्या हुआ, ओपी कोड हमारे पास आ चुका है, कहाँ से आ चुका है, हमारी मेमोरी लोकेशन से। किसकी मदद से आ चुका है, डेटा बस से। तो ओपी कोड से हमारा जो भी ओपी कोड होगा वो डेटा रजिस्टर के पास जाएगा। डेटा रजिस्टर से होकर वो फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास आएगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से वो डिकोडर के पास आएगा और डिकोडर सर्किटरी के पास। और डिकोडर सर्किटरी कहाँ होती है, वो सीपीयू के अंदर ही होती है डिकोडर सर्किटरी हमारी। मीन्स जब हमारा ओपी कोड डिकोड हो जाएगा तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू को पता चल जाएगा कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है और कैसे हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो डिकोड साइकिल के अंदर हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने वाला होता है, क्योंकि हमारे को पता चल चुका है कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उसके बाद हमारी थर्ड आती है एग्जीक्यूशन साइकिल, जो लास्ट है। इसके अंदर हमें क्या होता है, जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हुए होते हैं उनके हिसाब से फंक्शंस को परफॉर्म कर दिया जाता है। इसमें लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशंस या फंक्शंस जो हैं वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड सबरूटीन इंस्ट्रक्शंस या ब्रांच इंस्ट्रक्शन एंड सबरूटीन इंस्ट्रक्शन।
ब्रांच इंस्ट्रक्शन और सबरूटीन इंस्ट्रक्शन के बारे में डिफरेंस जो है वो 2 मार्क्स में आ जाता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट तो है, इसको देख लीजिएगा। ब्रांच इंस्ट्रक्शन को हम असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन ही बोलते हैं, वहीं सबरूटीन इंस्ट्रक्शन को हम कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन ही बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर कंट्रोल का ट्रांसफ़र हो रहा होता है। ब्रांच इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, सीक्वेंस जो है इंस्ट्रक्शन का वो चेंज कर दिया जाता है। मीन्स ब्रांच इंस्ट्रक्शन इज यूज टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। वहीं सबरूटीन इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जब हमें किसी भी सबरूटीन की यूज़ पड़ रहा होता है तो हम क्या करेंगे, कॉल सबरूटीन इंस्ट्रक्शन का यूज़ कर रहे होते हैं। ये बेसिकली डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइक्रो ऑपरेशंस, और कौन कौन से माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली माइक्रो ऑपरेशन क्या है, एक सिंपल ऑपरेशन है जो कि एक क्लॉक पीरियड में हमें परफॉर्म करना होता है, या एक ऐसा ऑपरेशन जो कि एक 1 क्लॉक पीरियड में परफॉर्म हो जाता है। माइक्रो ऑपरेशन इज अ सिंपल ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ड्यूरिंग 1 क्लॉक पीरियड। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से माइक्रो ऑपरेशन के, जैसे कि शिफ्ट हो गया, मूव हो गया, काउंट हो गया, ऐड हो गया या लोड हो गया, ये एक क्लॉक से पीरियड में परफॉर्म हो जाते हैं, तो ये माइक्रो ऑपरेशंस है। टाइप ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस कौन कौन से ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप होता है रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन, रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन। दूसरा है हमारे पास अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन। तीसरा है हमारे पास लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन। और चौथा है हमारे पास शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, या शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन बेसिकली 3 तरह के होते हैं, अरिथमेटिक शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन, दूसरा लॉजिकल शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन, तीसरा सर्कुलर शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। अब इन सारे माइक्रो ऑपरेशंस को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन। रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है, रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन के अंदर हम बाइनरी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं रिप्लेसमेंट ऑपरेटर से, जो कि ये वाला ऑपरेटर है, इसको हम रिप्लेसमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन में क्या हो रहा होता है, बाइनरी इन्फॉर्मेशन एक रजिस्टर की दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। कैसे, हमने क्या किया, R1 की जो भी इन्फॉर्मेशन थी हमने R2 के अंदर ट्रांसफ़र कर दी, और ये जो ऑपरेटर है ना, ये हमारे पास रिप्लेसमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिप्लेसमेंट ऑपरेटर है। इसका एक टेबल होगा क्वांटम के अंदर, प्लीज़ देख लीजिएगा क्वेश्चन 3.9 में, या इन सब के माइक्रो ऑपरेशंस के टेबल बने हुए हैं जो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे, और उनकी मदद से आप इस टॉपिक को बहुत आसानी से समझ जाएंगे, इसलिए प्लीज़ वहाँ से रेफर ज़रूर करिएगा। अब दूसरे ऑपरेशन आता है अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन। अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है, उसके अंदर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, R3 के अंदर क्या हो रहा है, R1 और R2 का जो भी एडिशन है वो हमने R3 के अंदर शिफ्ट कर दिया, तो मीन्स इसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन या इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट कोई सा भी ऑपरेशन हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम किसके बारे में बात करेंगे, हम लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस की बात करने वाले हैं। हम लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये बिट मैनिपुलेशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। मीन्स लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस आर माइक्रो ऑपरेशंस विच परफॉर्म्स बिट मैनिपुलेशन ऑपरेशन ऑन नॉन न्यूमेरिक डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर। इसका टेबल बना हुआ है, इसको आप और एलाबोरेटरी पढ़ना चाहते हैं तो अपनी क्वांटम खोलिए, क्वांटम के अंदर क्वेश्चन नंबर 3.10 खोलिए और वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, बहुत ईजिली आपको समझ में आएगा, बहुत ईजिली लिखा हुआ है। अगला है हमारे पास और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन जो होता है वो रजिस्टर में जो भी डेटा हो रहा हो, डेटा रखा है, स्टोर हुआ है, उसके ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं हम शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन को। शिफ्टिंग ऑफ डेटा इज डन बिटवाइज। बिटवाइज सारा कुछ शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, या तो 1 बिट एट अ टाइम, आइदर लेफ्ट और राइट। मीन्स क्या होता है, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन एक ऐसा माइक्रो ऑपरेशन है जो हम उस डेटा के ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं जो हमारे रजिस्टर के अंदर स्टोर्ड है। दूसरी चीज़ क्या है, ये बिटवाइज परफॉर्म करना होता है, जिसका मतलब क्या है कि एक बिट एक बार में परफॉर्म हो रही होती है शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन के अंदर। मीन्स एक बिट को हम एक बार में शिफ्ट कर रहे होते हैं, या तो लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे या राइट में शिफ्ट कर देंगे। आप इसको, जब मैं इसके तीनों पार्ट्स को समझाऊंगा तो और इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका पहला पार्ट है अरिथमेटिक शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन।
अरिथमेटिक शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है? इट शिफ्ट बाइनरी नंबर्स आइदर लेफ्ट और राइट बाई मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाई 2। इसके अंदर क्या हो रहा होता है? इसके अंदर बाइनरी नंबर्स को हम शिफ्ट कर रहे होते हैं, या तो लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे होते हैं या राइट में। ठीक है, अगर हम अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट यूज़ कर रहे हैं, मीन्स लेफ्ट की साइड में हम वैल्यू को शिफ्ट कर रहे हैं, तो रजिस्टर को हम डिवाइड क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, फॉर अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, यानी कि जब हम अरिथमेटिक शिफ्ट कर रहे हैं राइट की तरफ, तो वैल्यू जो होगी रजिस्टर में उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? आर ये डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर है या रिप्लेसमेंट ऑपरेटर है, सॉरी रिप्लेसमेंट नहीं, रिप्लेसमेंट ऑपरेटर है। ASHL का मतलब क्या है? अरिथमेटिक शिफ्ट, अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर। इसका मतलब क्या है? हम क्या कर रहे हैं? लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं रजिस्टर को, और कैसे रजिस्टर को क्या कर रहे हैं? हम रजिस्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। वहीं जब हम अरिथमेटिक शिफ्ट राइट रजिस्टर करते हैं, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, तो वैल्यू जो होगी रजिस्टर के अंदर उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। क्वांटम खोलिए, क्वांटम के अंदर देखिए, आपको जब पढ़ेंगे तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अरिथमेटिक शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन का वो समझ आया होगा। जब हम अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर करेंगे तो क्या कर रहे होते हैं? रजिस्टर में जो कुछ भी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। वहीं जब हम अरिथमेटिक शिफ्ट राइट रजिस्टर कर रहे होंगे तो जो भी रजिस्टर के अंदर वैल्यू हो उसको हम डिवाइड कर रहे होंगे 2 से। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो लॉजिकल शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस। लॉजिकल शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस जो होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं बिट्स को एक सीरियल इनपुट में, या तो लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे या राइट में ट्रांसफ़र कर देंगे। एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल है लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट का। बेसिकली 2 टाइप्स में हम शिफ्ट कर सकते हैं, या तो लेफ्ट या राइट। तो इसको हम डिनोट करते हैं शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर, शिफ्ट राइट रजिस्टर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, और ये इसको हम डिनोट करते हैं इस टाइप में, जो बॉक्स में आप देख रहे हैं इस टाइप से डिनोट करते हैं। मीन्स जब हम एक रजिस्टर के अंदर किसी वैल्यू को रिप्लेस कर रहे होते हैं तो अगर हम ये SHLR लगा रहे हैं तो इसका मतलब है शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर। अगर हम SHR कैपिटल R लगा रहे हैं तो शिफ्ट राइट रजिस्टर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ये वाला यूज़ कर रहे हैं शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर। तो हमने कोई भी एक वैल्यू डाली जो लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है, तो हमें क्या कर रहे हैं? लेफ्ट की तरफ ही जा रहा है। तो यहाँ से हमने एक जीरो को हमें क्या करना है? शिफ्ट करना है। जब हमने जीरो को शिफ्ट किया तो जीरो यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, ये वाला जीरो यहाँ पे आ गया, ये वाला जीरो यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला 1 यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला जीरो यहाँ पे होगा, और 1 यहाँ से निकल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेसिकली लॉजिकल शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन को डिनोट किया है इस एग्जाम्पल की वजह से। ठीक है, वहीं अगर हम SHR R को यूज़ कर रहे होते हैं, यानी शिफ्ट राइट रजिस्टर कर रहे होते हैं, तो हम इस तरफ से कोई भी वैल्यू को शिफ्ट करते तो क्या होता? ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाती, ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाती, ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाती। इस तरीके से हमारी वैल्यू का मूवमेंट हो रहा होता है। अब हम सर्कुलर शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन को देखते हैं। ठीक है, सर्कुलर शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। इन सर्कुलर शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन, शिफ्टिंग ऑफ बिट्स टेक्स प्लेस फ्रॉम वन एंड ऑफ द रजिस्टर टू द अदर एंड ऑफ द रजिस्टर। मीन्स एक सर्कुलर शिफ्ट जो होती है हमारे पास, माइक्रो ऑपरेशन जो हो रहे होते हैं वो सर्कुलर मूवमेंट्स में हो रहे होते हैं। यानी कि कोई भी एक बिट है वो उसको शिफ्ट कर रहे हैं हम एक एंड ऑफ द रजिस्टर से दूसरे एंड ऑफ द रजिस्टर की तरफ। जब एग्जाम्पल की वजह से देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसका डिनोशन समझ लेते हैं, कैसे डिनोट किया जाता है। सर्कुलर लेफ्ट रजिस्टर, सर्कुलर शिफ्ट राइट रजिस्टर, इस तरीके से हम डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है, मीन्स कोई भी चीज़ है, एक रजिस्टर है R, उसके अंदर हम रिप्लेस कर रहे हैं, एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर, सर्कुलर शिफ्ट राइट रजिस्टर, जैसे कि बाकी दोनों में हो रहा होता है उसी तरीके से इसमें अंदर होता है। जब हम सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, जो लेफ्ट मोस्ट बिट है एक रजिस्टर के अंदर वो दूसरे रजिस्टर के अंदर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो वो राइट मोस्ट एंड पर चली जाएगी। वहीं जब हम सर्कुलर शिफ्ट राइट ऑपरेशन का परफॉर्म कर रहे होते हैं तो अगर किसी भी रजिस्टर के अंदर जो राइट मोस्ट बिट होगी वो जब दूसरे रजिस्टर के हम ट्रांसफ़र करेंगे उस बिट को तो उसके लेफ्ट मोस्ट एंड पे चली जाएगी। ये पॉइंट्स याद रखना। सर्कुलर शिफ्ट में क्या हो रहा है? अगर हमारे पास लेफ्ट मोस्ट एंड पे किसी भी रजिस्टर के अंदर कोई भी एक बिट रखी हुई है, जब हम सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट कर रहे होते हैं उसका तो कहाँ पे चली जाती है? उसके राइट मोस्ट एंड पे चली जाती है दूसरे रजिस्टर के। लेकिन जब हम सर्कुलर शिफ्ट राइट रजिस्टर कर रहे होते हैं तो बेसिकली 2 रजिस्टर हैं। पहले वाले रजिस्टर में अगर कोई भी वैल्यू हमारे राइट मोस्ट एंड पे है
जब हम उसको उस रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो वो कहाँ पे चली जाएगी, उसके लेफ्ट मोस्ट एंड पे चली जाएगी। जैसे अब एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल है CILR का, यानी सर्कुलर लेफ्ट रजिस्टर का, ये सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर का। ये हमारे पास कोई भी एक वैल्यूज़ हैं, कोई भी एक बिट्स स्टोर किए गए हैं किसी भी रजिस्टर के अंदर। क्या करा हमने, यहाँ पे 0 0 0 1 0 1 1 1, ठीक है। हमने क्या करना है, जब हम सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं तो जो यहाँ पे इसके लेफ्ट मोस्ट बिट है वो जब हम दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके राइट मोस्ट एंड पे चली जाएगी। तो 0 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे जाएंगी, वो शिफ्ट हो जाएंगी ऐसे ऐसे सर्कुलर वे में शिफ्ट हो जाएंगी। इमेजिन करिए सर्कल है, ठीक है। तो एक सर्कल को जब हम ऐसे, इसको हम ऐसे मोड़ के समझिए, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, इसको जब हम ऐसे मोड़ेंगे तो 0 0 0 1 0 1 1। तो इसको जब हमने शिफ्ट किया तो कहाँ पे पहुँचा, ये शिफ्ट पहुँचा यहाँ पे। उसके मतलब इसको सर्कुलर वे में देखिए ना, सर्कुलर वे में जो देखेंगे तो इस तरीके से बन के आ जाएगा। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यूनिट 3 का पार्ट 2 बहुत जल्दी आ रहा है, इसलिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।